हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर मीडिया एंड एजुकेशन का ये सब्जेक्ट है। तो मैं आज आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, तो वही टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी इसके जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर की। ये 2 क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और सेकंड थिंग इज़ मैं आपको ये समझाऊँगी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको किस प्रकार से हमें लिखना है एग्ज़ाम्स में, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें ये दिखा रखा है कि लोगों के विचारों को आकार देने में जो अखबार की विषय वस्तु है उसकी जो संभावना होती है उसकी व्याख्या कीजिए। अब इसमें भी अखबार की भूमिका ही पूछी गई है। अखबार की विषय वस्तु जो होती है, विषय वस्तु के बारे में तो मैंने नहीं बताया, लेकिन आप इसे लोगों के विचारों को आकार देने में जो अखबार की भूमिका है वो बतानी है आपको कि किस तरीके से अखबार ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे जो हैं, प्राथमिक कक्षाएं जो होती हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स में जो पढ़ रहे होते हैं 1st से 5th तक के बच्चे जो होते हैं, तो उन कक्षाओं के बच्चों को व्हाट्सएप और जूम के इस्तेमाल से पढ़ाए जाने पर आलोचनात्मक मनन करना है। अब व्हाट्सएप और जूम के ज़रिए, क्योंकि क्या हुआ था कि लास्ट ईयर कोविड-19 की वजह से सबकी क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे वो बच्चे हों, स्कूल स्टूडेंट्स हों, तो सबकी जो थी वो ऑनलाइन हो गई थी। अब जूम के ज़रिए क्या होता है कि जूम के ज़रिए हम ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पर जो है अपने टीचर से कनेक्ट हो सकते हैं पूरे ग्रुप में। दूसरा चीज़ व्हाट्सएप से भी हो सकता है कि पूरे ग्रुप में अगर टीचर जो होती हैं बच्चों को पढ़ाती हैं तो एक तरीके से उसके ज़रिए हम पढ़ाए जाने पर आलोचनात्मक वर्णन करनी है, इसकी आलोचना करनी है कि क्या हेल्पफुल है बच्चों को पढ़ाना व्हाट्सएप और जूम के ज़रिए। अगर नहीं है तो उसके बारे में भी बताइए, अगर है तो उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, नागरिकता के आधार को व्यापक बनाने के लिए विचारों को पैदा करने के लिए अखबारों की भूमिका। अब इसमें भी है जो है विचारों को पैदा करने की अखबारों की भूमिका इसमें बतानी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो था चैप्टर 7 में से कि अखबारों की विषय वस्तु की जो संभावना होती है उसके बारे में आपको बताना है, जिसमें मैंने मीडिया साक्षरता में क्या क्या इन्वॉल्व हुआ है और किस तरीके से हम मीडिया साक्षर हो सकते हैं, और उसी में ही अखबारों की भूमिका के बारे में भी बताया हुआ है। मैंने ये पूरा टॉपिक आपको कवर कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नागरिकता के आधारों को व्यापक बनाने के लिए जो है विचारों को पैदा करने के लिए अखबारों ने किस प्रकार से भूमिका निभाई थी। ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 3 में भी अखबारों के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे रखी है, उसका इतिहास क्या रहा था, उसकी क्या भूमिका रही थी, मैंने उसमें कवर कर दिया। लेकिन टोटली जो है मीडिया की भूमिका में भी इसमें अखबारों का जो उदय हुआ था और किस तरीके से जानकारी के स्रोत बने थे, ये टॉपिक भी उसमें मैंने आपको थोड़ा सा कवर करवाया। अब मैं आगे आपको बताऊँगी कि किस तरीके से इसको आंसर्स को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशुल्क खबर और एडवर्टोरियल क्या होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। सशुल्क खबर होता है जिसमें पैसे दिए जाते हैं खबरों को छपवाने के लिए। एडवर्टोरियल होते हैं कि कुछ ऐसे एड्स उसमें अवेलेबल करवाए जाते हैं, उत्पादों के एड्स वगैरह दिए जाते हैं जिसके बिहाफ पे लोगों को गुमराह किया जाता है, जो रियल जो उनको नॉलेज मिलनी चाहिए उसके अलावा विज्ञापनों के ज़रिए उन तक बात पहुंचाई जाती है और लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। तो सशुल्क खबर और एडवर्टोरियल ये दोनों ही टॉपिक मैंने आपको कवर करवा दिया। अब उनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, इसीलिए जानना ज़रूरी है इन लोगों के लिए ताकि लोग भ्रामक ना हो, जो सही है उसके बारे में जान सकें, लोग जो है सरकार के प्रति जो है अपना दायित्व को पूरा कर सके, जो सरकार है उन पर निगरानी भी रखी जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टेलीविज़न धारावाहिक है तो उसका उदाहरण लेकर चर्चा करें कि उनके लिए ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तित्वों के चित्रण में प्रामाणिकता बनाए रखना कितना मुश्किल है। अब टेलीविज़न धारावाहिक का टॉपिक मैंने आपको कवर करवाया था, ये था चैप्टर, इसमें चैप्टर है ये टेलीविज़न चैप्टर में से ही ये बता रखा है इसमें ऐतिहासिक धारावाहिक के बारे में, जिसमें मैंने आपको मूवीज़ वगैरह बताई थी। अब इसमें जो है ऐतिहासिक घटनाएं जो घटी थी और व्यक्तित्व के चित्रण में जो ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिसिटी होता है एक तरीके से क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो वो कितना मुश्किल है ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, ऐतिहासिक घटना क्या घटती है, हमारा जो इतिहास रहा है उसके बिहाफ पर काफ़ी सारी मूवीज़ बनी हैं, जैसे महाभारत भी हो गया, कुछ ऐसी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उस पर आधारित मूवीज़ वगैरह बनी है, तो उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी गलत उसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, कितना वो वैध है उसके बारे में इसमें बताना है। तो टेलीविज़न धारावाहिक में आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, पुरानी कोई मूवी ले लेते हैं, टेलीविज़न धारावाहिक इट मीन्स कि महाभारत पहले टीवी चैनल पर आता था, मूवी नहीं है ये, एक तरीके से सीरियल टाइप का होता है।
तो पुराने के टाइम पे कोई एक सीरियल आपको पता होना चाहिए कि जो है सीरियल में आपको क्या लिखना है। महाभारत के बारे में भी आप एग्जाम्पल के रूप में आप दे सकते हैं। तो जो नोट्स वगैरह हैं मैंने आपको ग्रुप में डाल दी हैं, अगर आप लेना चाहें तो आप वहाँ से अगेन मेरे से ले सकते हैं। तो इसमें ही आपको वो टॉपिक लिखना है। नेक्स्ट है विवरण। देखिए अखबार कैसे भारू हुए और जानकारी के इतने महत्वपूर्ण साधन कैसे बने। अब अखबार कैसे भारू हुए थे? भारू होता है एक तरीके से इनका विकास किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से इनका उदय हुआ था। तो अखबार जो हुआ था सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, जिसकी शुरुआत मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि उस टाइम पे, पहले के टाइम पे अखबार, आज के टाइम पे क्या होता है अखबारों में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पूरी दुर्घटना जितनी भी घटना घटती है पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, तो उसके बारे में अखबार में बताया जाता है। लेकिन पहले के टाइम में अखबारों में बताया जाता था कि उस टाइम पे जो जहाज़ थे उसके आवागमन और उसके जो है उसको जाने के टाइमिंग उसमें बताई जाती थी। इट मीन्स कि जहाज़ों में ट्रैवल होता था। उस टाइम पे क्या होता था कि जहाज़ों से ही एक दूसरे की जगह पर ट्रैवल किया जाता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उसी की ही खबर उसमें दी जाती थी कि किस टाइम पे क्या क्या हुआ था। लेकिन भारत में अखबार की शुरुआत कब हुई थी? जब सबसे पहले भारत में जो अखबार आया था वो बंगाल गजट के नाम से आया था, तो जिसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल आपको बता दी है। और ये जानकारी के इतने महत्वपूर्ण साधन इसलिए बने थे कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड तो नहीं कहूँगी, पूरी इंडिया में जितनी भी दुर्घटनाएं घटती हैं, तो जितनी भी घटना हमें मिलती है समाज के बारे में जागरूक करने के लिए, राजनीति से कनेक्ट करने के लिए लोगों को, तो उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है। तो इसमें आपको जो है अखबार की भूमिका भी इसमें आपको बतानी। अब नेक्स्ट है छपी हुई टेलीविज़न की खबरों में अंतर बताना है। छपी हुई खबर क्या होती है? छपी हुई खबर होती है जैसे कि अखबार हो गया, अखबार जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं, पुस्तक वगैरह, मैगजीन्स वगैरह जो छपती हैं, उन खबरों में और टेलीविज़न की खबरों में क्या अंतर है। तो इसके बारे में भी मैंने डिफरेंस आपको बताया था कि छपी हुई खबरों से क्या होता है कि पुराना तकनीक है इसका, और नई और उन्नत क्या है? टेलीविज़न, जिसकी वजह से हमें फटाफट हमें जानकारी इसमें मिल जाती है। लेकिन छपी हुई खबर में क्या होता है कि अगर आज घटना घटी है तो अगले दिन जाके वो छपाई होती है उसकी, तब जाके हमें मिलती है। तो इसके बारे में आप टेलीविज़न की खबरों में अंतर बता सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें जो है टेलीविज़न के कुछ नुकसान भी मैंने आपको बताए थे, जिसकी वजह से बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से कंटिन्यूसली बच्चों का टीवी के सामने रहना, उससे न्यूज़ वगैरह जानकारी इसमें मिलना, लेकिन उनसे उनका मानसिक और जो है आँखों में भी प्रॉब्लम, उनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब आता है शिक्षा में समाचार की विषय वस्तु का उपयोग करने के लाने के क्या फ़ायदे हैं। ये टॉपिक जो है समाचार की विषय वस्तु शिक्षा में, इसका टॉपिक मैंने आपको कवर करवाया था चैप्टर 7 में कि शिक्षा की विषय वस्तु है, शिक्षा जो है समाचार की विषय वस्तु बोलो या समाचार के उपयोग के लिए शिक्षा में क्या फ़ायदे हैं इसकी, ये बताने हैं इसमें। अब समाचार की विषय वस्तु से कंफ्यूज ना हो जाएं कि इसमें लिखना क्या है। तो समाचार जो है, समाचार में जितने भी टॉपिक से इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें शिक्षा में लाना क्यों ज़रूरी है इसके लिए, वो बताना है आपको इसमें। अब ये टॉपिक है मीडिया साक्षरता। मीडिया साक्षरता का टॉपिक मैंने आपको कवर करवाया था, 6 चैप्टर में भी है, या 7 चैप्टर में भी है। तो 6 और 7 चैप्टर्स मीडिया साक्षरता से रिलेटेड ही है, तो वो पूरा आपको करना है। इसमें टॉपिक 2 तरीके के आ सकते हैं। मीडिया साक्षरता क्या है, इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये 7 चैप्टर में से कि इसमें क्या क्या शामिल होता है। विभिन्न प्रकार की मीडिया साक्षरता के बारे में, जिसमें सूचना साक्षरता वगैरह सब इसमें इन्वॉल्व होती है। और इसी में ही आपको मीडिया साक्षरता की उपयोगिता भी बतानी है, जिसमें से मैंने 5-6 पॉइंट आपको कवर करवाए थे इसमें। नेक्स्ट है लोकतंत्र के लिए जाली खबर एक गंभीर चुनौती है। अब ये टॉपिक जो है लोकतंत्र के लिए जाली खबर इसलिए गंभीर चुनौती है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है? मीडिया के थ्रू। तो मीडिया की भूमिका आपको थोड़ी सी इसमें बतानी है और उसका बदलता स्वरूप आपको बताना है, जिसकी वजह से जो है किस बिहाफ पे जो जाली खबर है हमें कितना नुकसान पहुँचा सकता है उसके बारे में आपको बताना है। ये भी टॉपिक मैंने आपको पूरा कवर करवा दिया था। अब आता है सेकंड क्वेश्चन पेपर, जिसमें समाचार क्या होते हैं। ये मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बताए थे। अभी 10 क्वेश्चंस जो आपके मीडिया एंड एजुकेशन में आए हुए डिसिप्लिन का सब्जेक्ट रहा, लेकिन अब जो आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको करने 4 होंगे। जिसमें से सेकंड क्वेश्चन पेपर है हमारा समाचार क्या होते हैं, अखबार कैसे जानकारी के विश्वसनीय और प्रमाणिक साधन बने थे। अब समाचार पत्रों की जो भूमिका है वो आपको बतानी है इसमें भी। समाचार क्या होते हैं? समाचार होते हैं एक तरीके से जितनी भी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी सूचना हमें मिलती है, किसके ज़रिए? मीडिया के थ्रू हमें मिलती है, समाचार कहलाती है। तो अखबार जैसे होते हैं जानकारी के विश्वसनीय साधन कैसे बने थे।
जो जानकारी के विश्वसनीय और प्रमाणिक साधन इस बिहाफ पे बने थे, क्योंकि अखबारों के ज़रिए लोगों को सूचित किया जाता था, जानकारी वगैरह उनको प्रोवाइड करवाई जाती थी, जितनी भी इंफॉर्मेशन है। और प्रमाणिक साधन इसीलिए रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसे बोलते हैं जो बिल्कुल तरीके से सच्ची घटना पर आधारित उनमें चीज़ें बताई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को व्हाट्सएप और जूम के इस्तेमाल से पढ़ाए जाने पर आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। अब ये टॉपिक आया हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, वो भी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन कि प्राथमिक बच्चों के लिए जो व्हाट्सएप है और जूम के इस्तेमाल से पढ़ाए जाने पर आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी यही आया और इस वाले क्वेश्चन पेपर में भी यही आया। अगर आप करना चाहें तो अपनी तरफ से इसे बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, एक शिक्षित व्यक्ति के जीवन में जो मीडिया है वो किस तरीके से शैक्षिक भूमिका निभाती है। अब जो मीडिया है किस तरह शैक्षिक भूमिका निभाती है, ये टॉपिक है चैप्टर 7 में ये दे रखा है। अब ये जो टॉपिक है, शिक्षित व्यक्ति के जीवन में मीडिया किस प्रकार से शैक्षिक भूमिका निभाती है। इट मीन्स कि एक शिक्षित व्यक्ति है, अब उसकी जीवन में जो मीडिया है उसकी भूमिका इसमें बतानी है कि किस तरीके से उसके लिए हेल्पफुल है ये मीडिया। और उसके लिए क्योंकि क्या होता है कि वो, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति क्या होता है कि मीडिया साक्षर होता है, उसको पता होता है कि जो मीडिया है हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सच है या गलत है, तो जिसकी वजह से उसको पता होता है कि हमें किस चीज़ का अनुसरण करना है और किस चीज़ को छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सशुल्क खबर और एडवर्टोरियल के बढ़ते प्रचलन पर आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। अब ये लास्ट के क्वेश्चन पेपर में भी मैंने आपको बताया था कि सशुल्क खबर और एडवर्टोरियल क्या है, इसके बारे में आपको बताना है इसमें, और इसका बढ़ता प्रचलन आज के टाइम पे क्या चल रहा है। तो इसमें भी आपको कैसे टॉपिक लिखना है इसका आंसर, जैसे कि सबसे पहले आपको मीडिया के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। जो सशुल्क खबर है वो मीडिया के थ्रू ही हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है, मीडिया की भूमिका आपको लिखनी है। नेक्स्ट थिंग इज़ उसका मीडिया का जो बदलता स्वरूप नज़र आया, जिसमें सशुल्क खबर और एडवर्टोरियल दोनों ही इन्वॉल्व हुए हैं, तो इसका आलोचनात्मक वर्णन करें, क्योंकि जानकारी का ये स्रोत भी है एक तरीके से, और इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी आपको आलोचना भी करनी है। नेक्स्ट आता है, जो एक फिल्म का उदाहरण लेकर चर्चा करें कि उनके लिए सामाजिक समस्याओं के चित्रण में गंभीरता बनाए रखना कितना मुश्किल है। अब ये सीरियसनेस बनाए रखना कितना मुश्किल है, किसके लिए, सामाजिक समस्याओं पर आधारित जो मूवी होती है। अब सामाजिक समस्याओं पे मतलब कि सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित ऐसी मूवीज़ बनी हैं बहुत सारी पिछले के टाइम पे, जैसे कि मदर इंडिया हो गया, आप उसके बारे में भी एग्जांपल लिख सकते हैं। कोई भी ऐसी मूवी आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि क्या एक सामाजिक फिल्म में ये टॉपिक दे रखा है बुक में, तो सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित जो मूवीज़ हैं उसके बारे में आप पूरी डिटेल लिख सकते हैं। तो आप सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक मूवी लिख सकते हैं, मदर इंडिया हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट है, आप ये मूवी देख सकते हैं एक तरीके से जो 2 बीघा ज़मीन, एक मूवी है सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित है कि एक किसान जो है अपनी ज़मीन छुड़ाने, क्योंकि उसने लिया होता है ज़मींदार से कर्जा, तो अपनी जो है ज़मीन छुड़ाने के चक्कर में वो शहर जाके मिल मजदूरी करता है, फैक्ट्रियों में काम करता है, लेकिन जब वो वापस लौट के आता है तो उस जगह पर अपनी जो है फैक्ट्री बनती हुई नज़र आती है, क्योंकि उसने तो वो ज़मीन बेच दी थी, गिरवी रखी थी, लेकिन वो कमज़ोर होने की वजह से उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं, इस टॉपिक में पूरा स्टोरी आप बना के से लिख सकते हैं। तो एक फिल्म का एग्जांपल एक वो भी आ सकता है, लगान मूवी जो मूवी बनी है उस पर भी आप लिख सकते हैं कि सामाजिक समस्याएं किस तरीके से अंग्रेज़ों से उन्हें अपनी ज़मीन छुड़ाने के चक्कर में अंग्रेज़ों से के साथ उनको मैच खेलना पड़ रहा था। तो वो स्टोरी आपको पता होगी, क्योंकि ऐसी मूवीज़ मैक्सिमम बच्चे देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि समाचारों को हाल के ज्ञान के रूप में देखा जाता है, क्योंकि समाचार पत्र आज भी बहुत ज़्यादा विश्वसनीय साधन है एज अदर जो जितनी भी हमें मीडिया मिली है। मीडिया मतलब किस मास मीडिया में प्रिंट मीडिया आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बजाय अब समाचार पत्रों का जो है छपी हुई खबरों के बारे में अगर देखें तो वो हाल के ज्ञान के रूप में भी देखा जाता है। आज भी देखा जाए तो स्टूडेंट्स हो गए, वृद्ध लोग जो हो गए, वृद्ध जो होते हैं उनको देख लोगे, वो भी सुबह सुबह समाचार पढ़ने के शौकीन रहते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसी चीज़ जो लोग टीवी चैनल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट होती है, जिस तरीके से उनको नज़र नहीं आता, टीवी चैनल पे उनको तकलीफ़ होती है देखने में, तो वो समाचार पत्रों को अपने पास रख के उसको कभी भी पढ़ पाते हैं। अब नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये चैप्टर 9 में से कि सोशल मीडिया जो है उसकी ध्यान, धारणा और स्मृति से क्या संबंध है। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो कैसे काम करते हैं, आपके अनुसार क्या वे समाचार के विश्वसनीय स्रोत होते हैं, क्यों और क्यों नहीं।
आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिखने हैं कि जो सोशल मीडिया हमें इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करवाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत। तो आपको इसके अगेंस्ट में भी थोड़ा बहुत पॉइंट बताना है, या तो आपको इसके फेवर में बताना है कि सोशल मीडिया आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। अब जो मैंने आपको टॉपिक बताया था, ध्यान आकर्षित करता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे बहुत सारे एड्स वगैरह होते हैं जिसके तहत लोगों का जो है अट्रैक्शन बना रहता है उनकी तरफ। लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नई नई चीज़ों को देखते हैं, उनकी वजह से उनकी जो धारणा है, उनकी जो मेंटालिटी है, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो निकल के आते हैं सोशल मीडिया से। तीसरा चीज़ है स्मृति। इसमें स्मृति होती है यादें, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं वहाँ पर अपनी जो वीडियोज़ फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करते हैं वो लाइफ टाइम बनी रहती है अगर हमारा अकाउंट बना हुआ रहेगा। अगर बंद नहीं हुआ अकाउंट तो हमारी सारी चीज़ें उसमें अपलोड रहती है। लेकिन इसके अपोजिट भी अगर हम सोशल मीडिया देखें तो बहुत सारे एड्स होते हैं, जॉब के लिए होते हैं, अप्लाई करते हैं। अब मैंने आपको जो है विज्ञापन के बारे में बताया था कि 4 वर्गों में विभाजित है जो एड्स वगैरह हैं। तो वो किस तरीके से उसमें एड्स वगैरह दिखाए जाते हैं। कुछ फ्रॉड भी होते हैं जिनकी वजह से हमें उसमें पेमेंट कर दें, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं बहुत सारे लोग। कोई ऐसा प्रोडक्ट हम देख लें सोशल नेटवर्किंग साइट्स में तो उसके प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं, तो वो इसमें आपको बताना है। अब आता है टेलीविज़न की खबरों, उनकी प्रामाणिकता पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। अब टेलीविज़न की खबरों और छपी हुई खबरों में डिफरेंस भी पूछा गया है और टेलीविज़न की खबरों में पूछा गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो खबरें हैं उसकी प्रामाणिकता, अब प्रामाणिकता होती है ऑथेंटिसिटी। इसका मतलब ये होता है कि कितना उसमें सच है टेलीविज़न की खबरों में और कितना उसमें वैधता है। वैधता मतलब कि गलत इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न जो खबरें होती हैं, हमें जो भी हाल ही में अगर देखा जाए कितनी भी घटनाएं वगैरह घटती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, कहीं कोई ज़मीन खिसकी, उत्तराखंड में देखा जाए तो आए दिन हादसे होते रहते हैं कि कहीं पहाड़ ढह गए, बारिश हो गई, बादल फटा, ये वो न्यूज़ हमें मिलती रहती है। तो उसकी जो होती है हमें ये तो नहीं पता होता कि न्यूज़ में कि वो रियल है या फेक है। एज इट इज़ वो उठा के हमें बता देते हैं, कोई भी जो आंकड़े हैं वो लगा के बता देते हैं हमें न्यूज़ में। तो उसकी प्रामाणिकता बतानी है कि कितनी वो सही है, कितनी गलत है। ये टॉपिक भी मैंने आपको कवर करवा दिया है। अब आता है मीडिया साक्षरता क्या होती है, सबके लिए मीडिया साक्षरता प्राप्त करना क्यों ज़रूरी है। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया और इस क्वेश्चन पेपर में भी है। तो इसमें आपको किस तरीके से लिखना है कि मीडिया साक्षरता के बारे में क्या है, कि मीडिया साक्षरता होती क्या है। हमें इस तरीके से हमें योग्य बनाता है मीडिया कि ताकि हम उस चीज़ का जो भी सूचनाएं हमें मिलती है उसके प्रति हम साक्षर हो सके। साक्षर होता है एक तरीके से क्या सही है क्या गलत है उसका पता लगा सके। तो मीडिया में का विश्लेषण कर सके, सूचना का विश्लेषण कर सके, उसको अनुसरण कर सके, उसमें जितनी भी गलतियाँ हैं उसको पहचान सके, उसमें जितनी भी रूढ़ियाँ हैं उसके बारे में हमें पता लगा सके। तो मीडिया साक्षरता की एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि और उसके अलावा इसमें क्या क्या शामिल होता है, ये टॉपिक भी आया था। तो आपको वो भी टॉपिक लिखना है और साथ ही साथ लेंथी आंसर बनाने के लिए आपको उसमें मीडिया साक्षरता प्राप्त करना क्यों ज़रूरी है, आपको ये भी बताना है। अब इसमें 2 टॉपिक दे रखे हैं कि जो मीडिया है, जो जाली खबर है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको कि जाली खबर से बच कैसे सकते हैं। ये आगे भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको पूरा क्लियर करती हूँ। यह आया हुआ है व्यक्तिगत स्तर पर जाली खबरों के प्रति सचेत रहना क्यों ज़रूरी है। अब जाली खबर जो है, जिसके बारे में मैंने एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जाली खबर जो है वो लोकतंत्र के लिए एक चुनौती के रूप में क्यों है। अब जाली खबरों के प्रति हम सचेत कैसे रह सकते हैं, सचेत इस बिहाफ पे ऐसे रह सकते हैं ताकि हम जो है मीडिया साक्षर हो सके। अब मीडिया साक्षर होने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसमें जाली खबरों के प्रति सचेत रहना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें फेक न्यूज़ से हम बच सकें। फेक न्यूज़ से इसलिए बच सकें ताकि हमारे ऊपर कोई ऐसा जो है प्रभाव ना पड़े, गलत प्रभाव ना पड़े, एडवर्स इफेक्ट ना पड़े हम पर। नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो हम जागरूक नहीं हो पाएंगे, जो समाज के प्रति जागरूक नहीं हो पाएंगे, जो जितनी भी हमारे राजनीतिक रूप से जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उनके प्रति जागरूक नहीं हो पाएंगे, हम अपने नागरिक अधिकारों को नहीं पहचान पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें उसके लिए मीडिया साक्षर होने की ज़रूरत है। अब जो मीडिया साक्षरता है, मीडिया साक्षरता के प्रति हम क्यों जागरूक रह सकते हैं, इसके 5 पॉइंट्स मैंने आपको कवर करवाए थे। तो आपको उसी टाइप से ही इन क्वेश्चंस को लिखना है इसमें। तो अब आप ये देखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस बिहाफ पे आए हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक आया हुआ है 7 चैप्टर में से मीडिया साक्षरता से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया हुआ है जो टेलीविज़न की खबर है और टेलीविज़न की खबरों के बारे में, जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है। तीसरा क्वेश्चन इसमें आया अखबारों के बारे में। अखबारों का सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
अखबारों का, टेलीविज़न का। तीसरा टॉपिक है मीडिया के बारे में, मीडिया साक्षरता क्या है। मीडिया साक्षरता में मीडिया की भूमिका, मीडिया में जो चेंजेस आए थे वो आया है। चौथा क्वेश्चन इसमें आया है जो एडवर्टोरियल और पेड न्यूज़ है, क्योंकि मीडिया का बदलता स्वरूप अगर हम देखें करेंटली जो अति व्यवसायीकरण के परिणाम स्वरूप ही जो है मीडिया का रूप निकल के आया है, बदलता स्वरूप। तो जिसके बिहाफ पे आप इसे जो पेड न्यूज़ है और एडिटोरियल के बारे में आप लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखना है आपको। अब देखो, समाचार पत्र की भूमिका के बारे में आपको बताना है, जिसमें आपका जो आता है समाचार पत्र में सबसे पहले इसकी स्टोरी लिखनी है कि समाचार पत्र की स्टार्टिंग कैसे होती है, समाचार पत्र एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि ये मुद्रित उत्पादन है, प्रिंट होता है। ये 1700-1800 के टाइम पे जब हुआ था, इसकी लागत बहुत ज़्यादा होती थी उस टाइम पे। ये मैंने कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं ताकि आपको ईजिली याद हो सके। तो 1700-1800 के टाइम पर इसकी लागत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन 1830 के टाइम पर जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था तो उस टाइम पर इसकी लागत में बहुत कमी आई थी और कई प्रतियों में भी उपलब्ध होना लग गया था। प्रति होता है एक तरीके से कॉपी में, जिसकी वजह से जो आम लोग थे उसकी खरीद में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। अब 1880 के टाइम पे बड़े पैमाने पर दर्शक इस तक पहुँचे थे, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया था, अपनी आदत भी बना ली थी। नेक्स्ट है, इसमें जनसंचार का एक अच्छा माध्यम भी बन गया था ये 1880 के टाइम पे। लेकिन जो भारत है उसमें भारत में सबसे पहले 1780 में भारत के जो है बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसमें सरकारी नियंत्रण भी था और सेंसरशिप भी लगाई गई थी सरकारों के थ्रू। इसमें क्या होता था कि जितनी भी जो सरकार है, उस टाइम पर अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों का शासन होने की वजह से उन पर बहुत ज़्यादा सेंसरशिप की निगरानी रखी जाती थी उन पर, ताकि जो है उनके खिलाफ़ कोई आवाज़ ना उठा सके। तो उनकी जो भी अखबार वगैरह छपते थे उसकी कॉपी वगैरह, एक कॉपी जाती थी हमेशा डिपार्टमेंट में इनकी। औद्योगिक रोज़गार भी मिला था उस टाइम पे, औद्योगिकृत जब हुआ था उस टाइम पे, औद्योगिकरण के टाइम पर, तो रोज़गार भी लोगों को मिलने लगा था, बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने लगे थे लोग। प्रेस और जो समाचार पत्र है इसकी 4 हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UNOI, ये है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। अब समाचार भारती और नेक्स्ट है हिंदुस्तान समाचार। जो समाचार पत्र है उसकी 4 जगह है जहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन होती थी, मिलती थी। समाचार एजेंसियाँ थी ये 4, जिसके तहत जो समाचार की छपते थे, जिन एजेंसियों के तहत। अब आता है इसका इतिहास क्या रहा था। इतिहास में आप लिख सकते हैं इसकी भूमिका के रूप में, अगर इसका इतिहास देखें तो इतिहास में इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इसने जो है आम लोगों के दुख सुख, पहले के टाइम पे क्या होता था कि न्यूयॉर्क में इसकी शुरुआत हुई थी, रविवार छोड़कर हर दिन जो होते थे सप्ताह में इसकी पब्लिकेशन होती थी। नेक्स्ट है, इसमें जहाज़ के आगमन और प्रस्थान के बारे में जानकारी आपको मिलती थी। व्यापार से जुड़ी जानकारी इसमें होती थी, शहरी व्यापार से रिलेटेड, लेकिन सामान्य तथ्यों की जानकारी इसमें मिलती थी। राजनीतिक रूप से अगर कुछ मिलता भी था तो वो सामाजिक तथ्यों तक की लिमिटेशन थी, कोई इसमें बड़ा चढ़ाकर इसमें कुछ नहीं दिया जाता था। लेकिन उसकी आम लोगों की दुख सुख से उनको कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था कि कई प्रतियों में पब्लिश करने के लिए उनके पास कोई ऐसे साधन नहीं उपलब्ध नहीं थे कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में पब्लिकेशन कर सकें। तो ऐसा कोई यांत्रिक उपकरण ही नहीं था उनके पास। और नई शताब्दी लोगों के जीवन पर जो है प्रभाव डालना इन्होंने शुरू कर दिया गया था 1800 के बाद के टाइम से ही। और व्यापारिक मूल्य में भी परिवर्तन आया था और कंपनी का स्वामित्व हो गया था इस पर। कंपनी के द्वारा ही जो है इन एजेंसियों के थ्रू ही ये पब्लिश होते थे। और सार्वजनिक जानकारी का भी स्रोत बना था, जनसंचार का अच्छा माध्यम भी बना था। मीडिया वातावरण ने जो है समाचार लोकप्रिय बनाया था समाचार पत्र को। अब मीडिया वातावरण किस बिहाफ पे, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है मीडिया के थ्रू ही हमें मिलती है। तो ये जो मीडिया है वातावरण ने समाचार पत्र को हमें लोकप्रिय भी बनाया था। अब इसकी भूमिका के रूप में अगर हम देखें, सबसे पहला पॉइंट है ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने में मदद करी थी, क्योंकि ब्रिटिश ने उन पर सेंसरशिप निगरानी संदेह रखा था। लेकिन उनके बाद भी राय और विचार बनाने के लिए समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने में भी मदद करी थी, क्योंकि उत्तर और दक्षिण के एरिया में जो है इसने राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित भी किया था। लोकतंत्र को पोषित करने में भी इसने मदद करी थी। आत्मविश्वास और एक व्यक्तित्व को विकसित
विकसित किया था। आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को विकसित करने के रीज़न यही थे ताकि वो भी सरकार के खिलाफ लड़ सकें। ज्ञान और सूचना भी प्रदान किया गया था। पूरे इंडिया में जितनी भी सूचनाएं मिलती थी इसी के थ्रू हमें मिलती थी। सकारात्मक दृष्टिकोण, क्योंकि उस टाइम पे सबसे पहला जो केंद्र बना था वो समाचार पत्र ही था। एक तरीके से केंद्र नहीं, समाचार पत्र ही एक सूचना का सबसे पहला ज़रिया बना था। अब सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए भी समाचार पत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोगों और सरकार के बीच जुड़ाव रखने के लिए भी, नियमों और कानूनों और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए भी विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध था समाचार पत्र। और कई घटनाओं, इसकी वजह से कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता था लोगों को। और ये इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी घटनाएं उसके बारे में हमें जानकारी भी देता था। विकास, तकनीकों, प्राकृतिक वातावरण, मौसम के बारे में हमें बताता रहता था। विद्यार्थियों की समझ विकसित करने के साथ साथ पाठ्य पुस्तक में भी सुधार किया था। उनकी रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी इसने मदद किया था। जनता को ब्रिटिशों से आज़ादी की भावना व्यक्त करने के लिए भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और मनोरंजन के कई सारे तरीके इसमें इन्वॉल्व हुए थे। अब देखो, इसकी भूमिका के पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए। अब आपको इसको अपने अकॉर्डिंग ही किस तरीके से आप इसको हेडिंग के तौर पर आप लिख सकते हैं। इसे हेडिंग बना के लिखेंगे तो ज़्यादा ईजीली आपके लिए रहेगा। अब नेक्स्ट है 4 चैप्टर में से कि शिक्षा में जो डिजिटल मीडिया है उसके बारे में आपको बताना है, जिसमें रेडियो की भूमिका बताई है। रेडियो की भूमिका में कैसे कि विषयों को पढ़ाने में आसान हुआ है, बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया है, राजनीति को समाज से संबंधित है, सुविधाजनक भी है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हैं जिसको आप इसको बना के पूरा आप लिख सकते हैं। इसकी कुछ सीमाएं कैसे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से इंसान को श्रवण शक्ति पर केंद्रित होना पड़ता था। ये पृष्ठभूमि पर रखकर सुना जाता था। आवाज़ और संगीत की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि अगर इसमें ये प्रभावी नहीं रहेगा तो जो हमारी सूचनाएँ हैं लोगों तक सही प्रकार से नहीं पहुँच पाएगी। चौथा है विद्यार्थियों का ध्यान भी भटकाता है कि इस बिहाफ पे, क्योंकि वो पृष्ठभूमि पर सुनते हैं, जिसकी वजह से आधी चीज़ें उनको समझ में आती है, आधी चीज़ें नहीं आती हैं। सबसे मेन और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें मीडिया साक्षरता और इसकी क्यों ज़रूरत है। तो मीडिया साक्षरता में सबसे पहले मीडिया के बारे में आपको टोटल लिखना है कि मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। इसको लोगों को जागरूक करने के लिए इसने मदद करी है। सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। घटित घटनाओं की जानकारी लोगों को देता है। सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार को उजागर करता है। तो ये आपको पैराग्राफ के रूप में लिखना है मीडिया के बारे में। और आजकल जो है मीडिया को और उसके नकारात्मक पक्ष के रूप में भी अगर हम देखें, भ्रष्टाचार है, लालच, द्वेष, भय बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, तोड़ मोड़ कर पेश करना, सत्तारूढ़ी दल की चापलूसी करना, राजनीतिक जाल में फंस कर अपनी भूमिका को भी इसने गंवाया है। तो इसकी वजह से कि मीडिया में द्वारा जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, तो आजकल एक वर्ड का यूज़ किया जा रहा है मीडिया साक्षरता, कि किस तरीके से हम समाज के निर्माण के लिए मीडिया साक्षरता इम्पॉर्टेंट है। तो वो आपको लिखना है। तो मीडिया साक्षरता सबसे पहले आपको लिखना है कि संदेशों का विश्लेषण करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए और सृजन करने के योग्य बनाता है। नेक्स्ट है इसकी भूमिका के रूप में मैंने बताया आपको कि 5-6 पॉइंट्स मैंने इसमें बताए थे। समाचार को समझना, अगर हम मीडिया साक्षर होंगे तो समाचार को सही प्रकार से हम जान पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, जिसकी वजह से हम उसका अनुसरण कर सकते हैं। नेक्स्ट है नागरिकता में भागीदारी। सरकार और जो लोग हैं उसके बीच में अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए, अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, और ताकि हम सरकार पर निगरानी रख सके, उसके लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता और न्याय, क्योंकि स्वतंत्र होते हैं हम लोग। अब उसके लिए क्या होता है कि हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो जाए सरकार के साथ, ताकि हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे, हमें क्या सही है क्या गलत है वो चीज़ पता लगे। कोई भी सरकारी जो भी हमें पॉलिसीज़ वगैरह लागू की जाती है उसके प्रति हम सचेत रहें ताकि हम उसका लाभ उठा सकें। फोर्थ आता है सकारात्मक विचारधारा का विकास करती है। हमारे सकारात्मक विचारधारा का विकास इस बिहाफ पे करती है, क्योंकि हमें जितनी भी गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें दंगे फसाद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं देश में देखा जाए तो। अगर हमारी सकारात्मक जो हमारे विचारधारा है, जो भी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं हमारे, उसका विकास करती है। मीडिया साक्षरता और डिजिटल युग हो गया। डिजिटल युग के टाइम पे क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, ताकि हम उससे भी सचेत रह सकें इसके लिए। और इसमें शामिल क्या क्या चीज़ें हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं इसमें। सूचना साक्षरता, समाचार साक्षरता, महत्वपूर्ण मीडिया साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और दृश्य साक्षरता। इसकी PDF मैंने आपको दे दी थी लिंक ग्रुप में, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में। तो इसको किस तरीके से लिखना है, जैसे कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच में डिफरेंस तो नहीं पूछा जाएगा इसमें।
प्रिंट मीडिया के ऑप्शंस आ सकते हैं कि अखबार, छपी हुई खबर में और टेलीविज़न की खबरों में क्या क्या डिफरेंस है। तो टेलीविज़न की खबर में एक क्वेश्चन आया हुआ है पूरा टॉपिक, जिसमें छपी हुई खबर में क्या आता है, अखबार की भूमिका मैंने आपको बता दी। अब टेलीविज़न की खबर का एक पर्टिकुलर टॉपिक भी आ सकता है कि टेलीविज़न की खबरों से क्या उसके आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो ये जनसंचार का पुराना माध्यम है, लेकिन जो है टेलीविज़न नया और उन्नत है। काफ़ी समय लगता है इसको पढ़ने में, लेकिन इसको खबरों को 24 घंटे हम देख सकते हैं। विशेष क्षेत्र या देश को कवर करता है, लेकिन दुनिया की किसी भी कोने में ये कवर करता है और इस जानकारी को नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो इसको संपादित भी किया जा सकता है। इसमें संपादित का होता है एडिटिंग करना, कि इस जानकारी को तो हम बदल सकते हैं जो छपी हुई जानकारी होती है, लेकिन जो टेलीविज़न पे शो हो गया तो वो हो ही गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। लेकिन इसमें छपने से पहले विश्लेषण या जांच पड़ताल भी की जाती है, लेकिन इसमें बिना किसी जांच पड़ताल के ही अब जो है इसमें अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि कितनी आंकड़े हैं, कितनी चीज़ें हैं, उसमें अंदाज़ा लगा के वो लोग बता देते हैं। कुछ ऐसे टीवी चैनल्स भी होते हैं, लेकिन सामग्री के लिए हमें साक्षर होना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई साक्षर होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें अनपढ़ व्यक्ति भी जो है वो भी समझ जाता है। सामने वाला अगर कुछ बोलेगा तो उस लैंग्वेज में वो अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है। इसमें है कि बच्चों के पढ़ने की कौशल में विकसित कर सकते हैं, लेकिन इसका बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। नेक्स्ट है बचपन की संकल्पना उभरी थी। क्या उभरी थी? क्योंकि इसने साहित्य को जन्म दिया था, लेकिन इसको हिंसा, विभिन्न तरह की हिंसा को प्रस्तुत किया था। क्योंकि क्या होता था कि जो छपी हुई खबरें होती हैं, उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को पता होता है कि कौन सी चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए, कौन सी बच्चे को छुपानी चाहिए बच्चों से। लेकिन जो टेलीविज़न है, इसके ज़रिए बच्चे भी सीख जाते हैं गलत चीज़ों को, जिसकी वजह से वो हिंसा का रास्ता भी पकड़ लेते हैं। समाचारों का विकृत संस्करण भी है ये, अगर इसकी आलोचना के रूप में भी देखें तो समाचारों का विकृत संस्करण इसलिए क्योंकि उसमें जितनी भी लैंग्वेज वगैरह बताई जाती है, अगर समाचार पत्र में वो होगा तो समाचार पत्र में हम ट्रांसलेट करके कहीं से भी हम पता लगा लेंगे उसको, टॉपिक को क्या क्या आया हुआ है। लेकिन टेलीविज़न में क्या होता है कि टेलीविज़न में जितनी भी टॉपिक्स हमें बताए जाते हैं, कुछ चीज़ें हमें डिफ़िकल्ट भी लगते हैं, कुछ ईजी भी लगते हैं, आधी चीज़ें समझ में आती है, आधी चीज़ें नहीं आती है। हिंसा और वयस्क विषयों से संरक्षित नहीं रखा जाता। जो लोग बड़े देखते हैं वही बच्चों को भी दिखाया जाता है, तो इसी के बिहाफ पे वो हिंसा का रास्ता पकड़ने के भी बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। अब आता है जो जाली खबर है, लोकतंत्र के लिए एक चुनौती के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बन सकता है, जाली खबर का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है और उसके बचने के उपाय हैं, कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है, लोकतंत्र को आकार देने में मीडिया की क्या भूमिका रही है। अब लोकतंत्र को आकार देने में मीडिया की भूमिका भी पूछा जा सकता है, मीडिया की भूमिका और उसका बदलता स्वरूप, जिसमें आपको पूरी डिटेल आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आपको जाली खबर की डिटेल लिखनी है कि जाली खबर होता क्या। मैं जाली खबर के एग्जैक्ट डेफिनेशन बता देती हूँ क्या है। ऐसी खबरें जो या तो पूरी तरह से असत्य हो, असत्य मतलब जिसमें सच ना हो, या जानबूझकर पाठकों को गुमराह करने की दृष्टि से पूरी तरह से सच नहीं होता। आधी सच्चाई बताई जाती है और आधी छुपाई जाती है। तो उसमें ही आपको मीडिया की भूमिका के बारे में लिखना है कि चौथे स्तंभ के बारे में, स्तंभ के रूप में से देखा जाता है। उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ये जो सरकार है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सरकार जो होती है, जितने भी पार्टीज़ होते हैं, वो सब मीडिया से डरती है, क्योंकि ये उनकी जो काम है उनको उजागर करता है और टाइम टू टाइम उनकी जो वादे हैं उनको पूरा करने के लिए उनको ज़्यादा फोर्स करता है। तो उसके बिहाफ में मीडिया की भूमिका किस बिहाफ पे हो गई, इसके तहत हमें नकली समाचार भी मिलता है। नकली समाचार मिलने की वजह से हम जो है इसमें बदलता स्वरूप के बारे में भी लिख सकते हैं कि मीडिया का बदलता स्वरूप क्या है। नकली समाचार हमें मीडिया के थ्रू ही मिलता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, मीडिया साक्षर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, खबरों के स्रोत की जानकारी ले सकते हैं। दूसरा है मूल स्रोत का पता लगाना। तीसरा है विश्वसनीय लेख की तलाश करना। किस बिहाफ पे, कि सबसे पहले हमें जाँच करना कि वो सही है या गलत है। खबर के स्रोत के क्या क्या स्रोत है इसके। स्रोत इट मीन्स कि कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ है, किसने इसको पब्लिश करवाया है, कौन वहाँ पे अवेलेबल था जो हमें सूचनाएं दे रहा है, वो सब, उसका नाम वाम सब कुछ हमें पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट है मूल स्रोत का पता लगाना, कि अगर कोई टीवी चैनल्स जो होते हैं या कोई अखबार जो भी पब्लिश होती है, तो उसका मूल स्रोत इसलिए पता लगाना ताकि वो प्रूफ दे इस चीज़ का कि वो रियल है या फेक है। अगर वो प्रूफ देता है तो उस पर यकीन कर ले, अगर वो प्रूफ नहीं देता तो हमें कहीं ना कहीं उस पर शक भी होता है। तीसरा है विश्वसनीय लेख की तलाश। बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे समूह में इसमें डिवाइड करने के, कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन सा चैनल दे रहा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन सा अखबार दे रहा है, तो उन सब चीज़ों को हम मैच करके देखें कि कौन सी रियल है, कौन सी फेक है, कि कौन सी चीज़ों को हमें बताया जा रहा है, कौन सी चीज़ों को हमसे छुपाया जा रहा है।
लेकिन जो जाली खबर है उससे बचने की ज़रूरत क्यों है कि दंगे फसाद ना हो। जाली खबर होगा तो हमारी जो मेंटालिटी है उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, दंगे फसाद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इंसान भ्रामक हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन लेने की वजह से, कि भ्रम में पड़ सकता है। मिथ होता है उनका, भ्रम बोलते हैं जिसे। मिथ मतलब कि गलत फहमी। सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता इससे। बचने की ज़रूरत क्यों है? ताकि हमारी जो मेंटालिटी है उसमें सकारात्मकता पैदा हो। सकारात्मकता मतलब कि पॉजिटिविटी हमारे अंदर पैदा हो। तीसरा है न्याय के लिए आवाज़ उठा सके। सरकार अगर कुछ घोटाले करती है तो मीडिया के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसके तहत हम न्याय के लिए आवाज़ उठा सकें। नागरिकता में भागीदारी होती है, समाज में भागीदारी हमारी इसमें होती है, जिसके तहत हम जाली खबर जो है उससे बचने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब लोकतंत्र में को कमज़ोर बनाता है जाली खबर, तो जिसके तहत हम इससे बच सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें है टेलीविज़न की खबर। एक पर्टिकुलर टॉपिक आप लिख सकते हैं कि टेलीविज़न की खबर की आलोचना किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये लिखना है कि जानकारी का सूचना को जल्दी तो पहुंचा देता है और प्रभावी ढंग से पहुंचाता है। लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा भी देता है। विचारों, दृष्टिकोण, अनुभवों को संप्रेषित करता है। संप्रेषित मतलब कि इसको सही प्रकार से प्रदर्शित करता है। अनपढ़ लोगों तक पहुँच विकसित करता है। ग्लोबल विलेज बना देता है, कि ग्लोबल विलेज होता है एक तरीके से हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है एक पूरे वर्ल्ड की, हमें उसमें पूरी जानकारी हमें उसमें मिल जाती है। कागज़ की बचत होती है इससे। सबसे प्रॉफिटेबल चीज़ें इसमें ये है कि इससे कागज़ की बचत होती है और इजीली लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सकती है। लेकिन इसकी कुछ हानि भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रौद्योगिकी पर निर्भर होता है। प्रौद्योगिकी मीन्स कि जो प्रौद्योगिकी विकास हो रहा है उस पर निर्भर होता है ये, कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस बिहाफ पे है। टीवी तो हम तभी चला सकते हैं जब हमारे घर में बिजली होगी। अगर बिजली नहीं होगी, बिजली काट दी जाएगी, तो हम वो टेलीविज़न को पे जो न्यूज़ हम कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन वहीं हम अखबारों की बात करें तो अखबार जो हमारे घर में आता है तो हम इजीली उससे पढ़ सकते हैं। गलत सूचना फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमें आंकड़े ही नहीं पता होते ये एग्जैक्टली कि क्या चल रहा है एक्चुअल में, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि कोविड के बहुत सारे केसेस आए थे। अब कोविड की वजह से बहुत सारे टीवी चैनल्स कोविड के बारे में बता रहे थे। कोई कह रहा है कि किसकी मौत, कितनी मौत हुई है, कोई कह रहा है कि कितने लोगों की जान गई है। ये सब इसमें उसमें बताई गई है। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन फैलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लोगों के दिल में डर पैदा होता है। तीसरा टॉपिक है इसमें मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, आंखों पे असर पड़ता है। उनकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो टेलीविज़न के सामने बैठे रहते हैं। टेलीविज़न चल रहा होता है और वो लोग सुन भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं और ज़्यादातर अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे होते हैं। टेलीविज़न में समाचार को दोबारा नहीं दिखाया जा सकता। अब टेलीविज़न में जो समाचार वो 24 घंटे तो चलता है। जो समाचार दिखा दिया वो दिखा दिया। समाचार चैनल्स को हम ना दोबारा से उसको रिवर्स करके हम उसे देख सकते हैं। हम जो चलता जा रहा है, जो समझ में आ रही है, आधी बातें नहीं आ रही है, तो वो उसकी वजह से हमें नहीं पता लगता। प्रभावी व्यक्ति का प्रभाव नहीं होता, प्रभावशाली व्यक्ति का प्रभाव होता है। इट मीन्स कि टेलीविज़न पर वही चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मीडिया की क्या भूमिका है इसमें, इसका बदलता स्वरूप इसमें बताया गया है। टीवी की न्यूज़ जो होती है वो अनावश्यक खबर हमें मिलती है इससे, जिसकी वजह से फसाद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वाद विवाद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस इसमें होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इसमें। तो और इसमें से आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से संचार प्रक्रिया को प्रभावी आप किस प्रकार से बना सकते हैं वो क्वेश्चन, और कला जो है, शिक्षा में कला की क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको इसमें जानना है। तो ये दोनों ही टॉपिक्स मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। इसके अलावा मैंने नेक्स्ट एक चीज़ और है इसमें, जिसमें जो विज्ञापन है उसकी भूमिका, सोशल मीडिया उसकी भूमिका। तीसरी चीज़ उसमें ये है जो भी हमारी डिजिटल मीडिया है आपको वो इसमें पढ़ना है। ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको कवर करने हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।